ये जो था फर्स्ट लॉ में, जिसे हम लोग कहते थे हीट सप्लाइड टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम। फर्स्ट लॉ को यदि हम समझना चाहते हैं तो फर्स्ट लॉ में डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू में एक तो हमने डी डब्ल्यू के बारे में चर्चा किया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू डीवी। फिर हमने देखा एरिया अंडर द कर्व पीडीवी के लिए। और अभी अब बात कर रहे हैं डी क्यू के बारे में। डी क्यू है हीट सप्लाइड टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम। आप रिकॉल करिए कि एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कैलोरीमेट्री, और उसमें डिफाइन करते थे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, यहाँ स्मॉल एस या स्मॉल सी यूज कर रहे हैं सिंबल, और ये कहते थे हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance through unit degree centigrade। तो आपने स्पेसिफिक हीट टर्म यहां देखा। स्पेसिफिक हीट ये होता था यूनिट मास के यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। मान लो m मास है और इसका टेम्परेचर थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया यदि हमने इसको हीट प्रोवाइड किया dq। तो हम dq कैसे ये स्पेसिफिक हीट कैसे लिखते थे? टोटल हीट है dq, पर यूनिट मास हो गया m, पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज हो गया अपॉन डेल्टा थीटा। तो ये आ जाता है रिलेशन dq इक्वल्स टू m s डेल्टा थीटा। आप ये स्पेसिफिक हीट को ऐसे यूज करते हैं। s क्या है? यूनिट मास के टेम्परेचर राइज करने में जो हीट देना पड़ा यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए, और m मास है तो कितना हीट देना पड़ेगा? ms। और डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज के लिए कितना देना पड़ेगा? ms डेल्टा थीटा। या स्मॉल c लेकर के इसे ऐसे लिखते हैं mc डेल्टा थीटा। ये स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट। अब यदि इस डिफिनीशन को आप समझ लें स्पेसिफिक हीट, तो यहां एक और डिफिनीशन आता है जिसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल सी, और इसे डिफाइन करते हैं हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस थ्रू यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां गौर करिए कि हमने यूनिट मास के बदले अब किसकी बात की? गैस है, तो गैस में मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मोल का। तो यूनिट मास के बदले हमने किसको डिफाइन कर लिया अब? यूनिट मोल के लिए। तो यूनिट मोल के लिए जो रिक्वायर्ड होगा यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हीट, उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखकर जैसे आपने यहां देखा उसी तरह आप ऊपर यहां गौर करिए। यदि यूनिट मोल वाला कहानी आप अप्लाई करते हैं तो डी क्यू को क्या लिखा जाएगा?
C होता यदि 1 मोल है, N मोल है तो NC, और यदि DT टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो साथ में DT। तो हम लोग DQ कैसे लिख सकते हैं? DQ लिख सकते हैं 1 मोल के लिए 1 डिग्री के लिए C हीट रिक्वायर्ड। यदि N मोल है तो N इंटू C 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए हीट रिक्वायर्ड, और यदि DT टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो NC DT। ये हम लोग जब भी DQ लिखना चाहेंगे थर्मोडायनामिक्स में तो DQ क्या है? हीट सप्लाइड। और हमने हीट को डिफाइन किया है कैलोरीमेट्री में। क्या कहा वहां हम लोगों ने कि यदि यूनिट मोल को, कैलोरीमेट्री में था यूनिट मास को वो यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जो हीट देना पड़ेगा दैट इज स्पेसिफिक हीट। और यदि थर्मोडायनामिक्स में आते हैं तो यूनिट मोल को यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जो हीट देना पड़ेगा दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। एक टर्म के साथ कंफर्ट बनाओ। पहले मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए सिंबल कैपिटल C है, जबकि स्पेसिफिक हीट के लिए स्मॉल c। लेकिन इसमें अंतर करना थोड़ा मुश्किल है, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादातर मैंने स्मॉल s यूज किया है, c को छोड़ा यूज ही नहीं किया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा किताबों में ऐसा कहीं दिखे तो इस अंतर को, स्मॉल c स्पेसिफिक हीट वो पर ग्राम होगा, वहां हीट के बारे में चर्चा पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर ग्राम पर डिग्री या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसके लिए होगा जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ पर मोल, तो वो C। अब यहां इस बात पे चर्चा करते हैं कि स्कूल में बहुत से टीचर हैं, तो उनमें एक को आप प्रिंसिपल कहते हो, एक को वाइस प्रिंसिपल कह देते हो, मतलब एक ही कैटेगरी के हैं सारे टीचर, उसमें एक को आपने थोड़ा प्रेफरेंस दे दिया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। तो आपको पिछले लेक्चर में यह जानकारी मिली कि थर्मोडायनामिक्स में जब हम स्टेट बदलते हैं, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपको पता है एक डब्बे के गैस का, और उसमें किसी भी पैरामीटर को हम बदलते हैं तो वो कहलाता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो जब वो बदलाव आप करते हैं तो उनमें कई अलग अलग नाम दे दिया आपने प्रोसेस का। कभी प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं आइसोबारिक, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। मींस पैरामीटर तो बदल रहे हैं लेकिन सारे नहीं बदल रहे, कोई एक फिक्स रखा उसके आधार पे नाम कर दिया। आइसो मतलब सेम, आइसो टेम्परेचर, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक बार प्रेशर का यूनिट है तो आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक जिसमें हीट DQ0, ना हीट दिया जाए सिस्टम को ना ही हीट बाहर आई सिस्टम से। एक डब्बे में गैस, उस गैस के स्टेट मतलब हमें वॉल्यूम पता, टेम्परेचर पता, प्रेशर पता, कितने मोल है डब्बे में गैस वो पता, तो उनमें आपस का रिलेशन कहता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। अब यदि मैं इनमें किसी एक को बदलूं तो दूसरा भी बदलेगा, मे बी कोई एक कांस्टेंट भी रह सकता है। तो जो ऐसा प्रोसेस जिसमें V और T तो बदले, P नहीं बदला, तो हम कहेंगे आइसोबैरिक। ऐसे ही अलग अलग नाम। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए C का वैल्यू अलग अलग आता है। तो प्रोसेस हमने कहा इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, 5-6 के हम नाम देते हैं, बाकी के नाम भी नहीं देते। तो यदि इनफाइनाइट टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं तो C भी इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं। तो आप उनमें 2 को प्रिंसिपल बना देते हैं, इनमें 2 को आप प्रिंसिपल बना देते हैं। एक आपने CP और एक आपने CV लिखा, इनको क्योंकि C बहुत तरह के हो सकते थे तो 2 को आपने प्रिंसिपल बना दिया। तो प्रिंसिपल बनाएंगे तो उनके नाम में थोड़ा तो बदलाव करें, तो C के नीचे सबस्क्रिप्ट डाल दिया P। तो अपने खुद एक लॉजिक से ये सोच के देखो ये कैसा प्रोसेस रहा होगा जिसके लिए हमने प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट को एक हमने सबस्क्रिप्ट दे दिया है P। तो ये है ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर नहीं बदल रहा, उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जो हमें 1 मोल को हीट देना पड़ेगा दैट इज CP। लक्ष्य यहीं से शुरू हुआ है अभी का लेक्चर। DQ है हीट सप्लाइड टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक ना। हमने फर्स्ट लॉ कहा DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW।
तो जो सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो जैसे हमने पानी को हीट दिया टेम्परेचर बढ़ा, वैसे ही गैस को हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वहां ms डेल्टा थीटा लिखते थे ना, क्योंकि वहां s था स्पेसिफिक हीट 1 मोल 1 ग्राम के लिए। लेकिन यहां पर हम लिखते हैं s स्पेसिफिक हीट के बदले स्मॉल c लिखते हैं, वो भी सिंबल। और कैपिटल C यदि लिखते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए, तो वो कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। यूनिट मोल के यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग है। तो इनफाइनाइट टाइप के प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइप के स्पेसिफिक हीट हो गए। तो जैसे स्कूल में बहुत से प्रिंसिपल है, तो एक को मैंने प्रिंसिपल कह दिया कुछ खास, तो यहाँ पर 2 को हमने प्रिंसिपल बना दिया क्योंकि इनफाइनाइट थे। तो 2 कौन, एक को नाम दे दिया सीपी और एक को नाम दे दिया सीवी। और यदि आप डीक्यू लिखना चाहते हैं तो ms डेल्टा थीटा के बदले m के बदले n, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है, c कैपिटल, और डेल्टा थीटा के बदले डेल्टा t। टेम्परेचर के लिए t इस चैप्टर में ज्यादा यूज होता है। तो NCDT DQ जब भी लिखना होगा तो आप सोचेंगे। और 2 प्रिंसिपल CP और CV जो हैं, ये प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएंगे। क्या नाम दिया जाएगा इनका? ये दोनों CP एंड CV आर called principal molar specific heat. Molar specific heat. These are specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume respectively. CP principal molar specific heat at constant pressure, CV principal molar specific heat at constant volume. अब एक पेज छोड़ के लक्षिता आगे नोट करिए। ये पेज में आगे बढ़ूं, चेंज करूं? यस सर। यहां देखिए, आप इस जगह DQ को लिख रहे हैं और DQ के बारे में हमारे पास जो रिजल्ट है NCDT, तो उससे ये पता आप कर सकते हैं कि यदि प्रोसेस हो आइसोबैरिक, इसका मतलब होता है P कांस्टेंट, ये तो आप जानते हैं। तो इसमें जब आप DQ के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं? N, और इसके लिए एक खास सिंबल आप जानते हैं CP DT, इसका यूज करेंगे। यदि प्रोसेस है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए हम जानते हैं क्या कांस्टेंट होता है? V कांस्टेंट होता है। तो V कांस्टेंट होता है तो DQ के लिए क्या यूज कर लेंगे? N CV, क्योंकि उसके स्पेसिफिक हीट का खास नाम है कांस्टेंट V के लिए DT। तीसरा आप जानते हैं आइसोथर्मल। अब यदि यहां आप यूज करना चाहते हैं आइसोथर्मल माने T कांस्टेंट, और T कांस्टेंट माने DT0, तो ध्यान रखिए कि इसके लिए यदि हम NCDT यूज करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि DT0 तो DQ0 हो जाएगा, लेकिन ये DQ0 वाले का अलग नाम है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, C का जो वैल्यू होता है वो कहा जाता है इनफाइनाइट। तो होगा क्या कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन यहां यूज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट इंटू C, इनफाइनाइट इंटू 0 मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। इनफाइनाइट को 0 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 0 या इनफाइनाइट। तो आप कहेंगे कि ये मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, तो ये फॉर्मूला आइसोथर्मल में यूज नहीं होगा। सर ये तो गड़बड़ हो गई। अरे काहे का, फर्स्ट लॉ तो आपके पास है, तो DQ बराबर DU प्लस DW यूज करो, कौन रोक रहा है आपको? DU अलग निकालो, DW अलग निकालो, ऐड करो। तो सर ये क्यों नहीं यूज होगा और C आपको इनफाइनाइट क्यों लग रहा? इन 2 पॉइंट पे बात करते हैं। सोचो, एक आइसोथर्मल प्रोसेस और आप उसको हीट दे रहे हो कि भाई थोड़ा सा हीट ले लो, टेम्परेचर बढ़ा लो। लेकिन प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल, टेम्परेचर नहीं बदला। आपने थोड़ा और हीट दिया, आपने थोड़ा और हीट दिया, टेम्परेचर नहीं बदला। आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे ट्राई करते रहे, फाइनली आप थक के क्या कहोगे? यूनिट मोल टेम्परेचर, यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें इसमें इनफाइनाइट हीट देना पड़ेगा।
क्योंकि हमने बहुत से हीट दिए, ये टेम्परेचर नहीं अभी तक बढ़ा है। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, उसके लिए सी का वैल्यू क्या कहेंगे? हाँ, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, किताबों में इसकी चर्चा नहीं की जाती, किताबों में इस तीसरे की चर्चा नहीं की जाती। क्यों? अरे भाई, प्रिंसिपल का ही नाम लिया जाता है यार, किसी भी स्कूल में देखो तो वो जो प्रिंसिपल है सीपीसीबी, इन्हीं के नाम ज्यादा आएंगे चर्चा में। ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाले प्रोसेस का इनफाइनाइट होता है, ये आपको खुद को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के स्पेसिफिक हीट का वैल्यू बताओ, तो आप कह दोगे इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत देर से हीट देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बदला, शायद इनफाइनाइट हीट दे दूं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। हम कह देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट। और आप यहां पर यदि डीक्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डीक्यू के लिए इस रास्ते को छोड़ के आप कौन सा फॉलो करेंगे? डीयू प्लस डीडब्ल्यू वाला रास्ता, क्योंकि डीक्यू के लिए एनसीडीटी यूज नहीं हो सकता आइसोथर्मल में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सी का वैल्यू इनफाइनाइट है और dt 0 है, उनका प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। तो ये फॉर्मूला dq इक्वल्स टू ncdt यहां हम यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लॉ, du प्लस dw। यहां चेक करिए, यदि बॉडी ऐसी आई आपके सामने कि हम बात करते हैं एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक के लिए कंडीशन क्या था? इसके लिए सर्ट, तो कंडीशन ही था इसके लिए dq 0। dq 0 इसका मतलब nc dt 0, dt 0 होगा या n 0 होगा वो तो पॉसिबल नहीं है, तो c क्या होता है? 0। तो एडियाबैटिक का भी ये याद रखिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में c का वैल्यू क्या होता है? 0। सर मैं आइसोथर्मल में भी 0 प्रूफ करूंगा, तो ऐसा मत करो, थ्योरी से सोच के देखो। हमने हीट दिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, और दिए नहीं बढ़ा, मतलब दे तो रहे हैं, 0 तो नहीं है, मींस हम इनफाइनाइट हीट देंगे तो शायद 1 डिग्री बढ़ जाए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट, जबकि एडियाबैटिक का कंडीशन ही है कि dq 0 मतलब c 0। वहां आप टेम्परेचर यूं ही बदलेगा, हीट आपको देने की जरूरत नहीं है, हीट सप्लाई किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसका शर्त ही ये है हीट ना तो सिस्टम में भीतर जाए ना ही सिस्टम से बाहर आए। तो अभी केवल और केवल हम इस सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसे नाम दिया है हमने मोलर स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल उनमें 2 हैं, एक सीपी एक सीवी। सीपी कहते हैं तब जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और सीवी कहते हैं तब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ये इंफॉर्मेशन, इसके अलावा एक जनरल फॉर्मूला आएगा जो बाद में हम प्रूफ करेंगे सी के लिए। जनरल फॉर्मूला आएगा ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट dq इक्वल्स टू du प्लस dw से, ये बाद में प्रूफ करेंगे du समझने के बाद। nCdt इक्वल्स टू n f/2 r dt प्लस pdv, ये बाद में एक बार और मैं प्रूफ करूंगा। n f/2 r, n यहां से भी हटा लेता हूं, n dt से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, p dv/dt अपॉन n, और यहां पर f जो है इसे आगे हम लोग डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। आईआईटी के एडवांस में ये यूज में आते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। C इक्वल्स टू f/2r प्लस p/n dv/dt। dv/dt आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, डिफरेंशिएशन वाला सेंस, वहां पॉजेस कर रहा है ये रिलेशन dv/dt।